हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे रेलवे साइंस आप ही का डिमांड के हम लोग रेलवे साइंस का प्रैक्टिस सेट लगातार स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी एग्ज़ाम इनमें से कोई एक एग्ज़ाम या एक से दो या तीन जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं रेलवे के अंतर्गत आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रैक्टिस सेट लगातार हम लोग लगाएंगे। सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित रहेगा। आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। उम्मीद है कि क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में मैथ रीजनिंग के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यदि पूछता है तो वह है जनरल साइंस। तो चलिए लगातार प्रैक्टिस सेट जारी रखते हैं आपके एग्ज़ाम तक। चलिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतिकर्ता कौन था? केपलर था, गैलीलियो था, न्यूटन था या कोpernicus था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपके स्क्रीन पर ही डायरेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, आंसर भी विथ, इसलिए आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स थोड़ा समझ दें कि गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है कि किसी दो वस्तुओं के बीच के कार्य करने वाले आकर्षण बल या वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का ये समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी यानी बीच की दूरी कौन है, जैसे कि m और m2, यहाँ पर m1 एक मास है और m2 एक मास है। ठीक है, तो दो मास है m1 और m2, इसके बीच में दोनों मास के बीच में r एक डिस्टेंस है। तो उसकी डिस्टेंस यानी दूरी के क्या है, वर्ग का, दूरी के वर्ग मतलब r का स्क्वायर का व्युत्पत्ति होता है किसका, m1 और m2 का। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि F इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, F जो होता है दोनों पर लग रहा है फोर्स, F पर भी लग रहा है, यहाँ पर F पर भी, यदि दोनों मास पर लग रहा है। ठीक है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, दोनों मास का गुणनफल हो जाएगा समानुपाती और इसके दूरी के वर्ग का व्युत्पत्ति, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो हम लोग लिखते हैं कैपिटल जी। ठीक है, कैपिटल जी, और जी क्या होता है, जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इन्वर्सल, इसको बोलते हैं इन्वर्सल कांस्टेंट, इन्वर्सल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसका वैल्यू होता है जैसे आप देख पा रहे हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, वैल्यू होता है। और यूनिट यदि पूछेगा गुरुत्वाकर्षण का यूनिट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है, केंद्र पर जी का मान होता है 0 पर। देखिए जी का मान जो होगा वो अलग अलग जगह पर वेरी करेगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है तो जी का मान क्या होता है, घटता है, याद रखिएगा। जी का मान कब 0 होगा, तो अर्थ पर होगा। ठीक है, अर्थ पर, अर्थ पर क्या हो जाएगा, जी का मान 0 हो जाएगा केंद्र पर। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ बोल सकते हो, सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बाद जी का मान जो होगा सबसे न्यूनतम कब होगा, माइनस में, न्यूनतम कब होगा, तो इक्वेटर में होगा, इक्वेटर जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा पर। मैक्सिमम क्यों कहाँ पर होगा, तो पोल पर होगा, मैक्सिमम होगा जी का मान। ठीक है, तो जी का मान यदि ऊपर और नीचे जा रहा है कोई वस्तु तो घटता है। जी का मान सबसे न्यूनतम होगा इक्वेटर में यानी विषुवत रेखा पर, सबसे ज़्यादा होगा पोल पर जिसको बोलते हैं ध्रुव में, और जी का मान सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो होगा वो सबसे कम होगा। इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे जो है इसमें लिखा हुआ है कि गहरा गति के नियम की खोज केपलस ने किया था। गहरा गति, केपलस का नियम पढ़े होंगे आप लोग, केपलस। ठीक है, केपलस ने 3 लॉ दिया था, 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। केपलस, केपलस का 3 जो नाम लॉ था वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें कहता है कि कोई भी
कोई भी बॉडी हो तो वह जो होता है सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है इस प्रकार से, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। और यहाँ एक प्लैनेट है, ठीक है, सन के चारों ओर, और जो सन होता है वो उसका क्या होता है, एक्सिस ऑफ फोसी होता है ना, एक्सिस, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, लॉ ऑफ एरियल, ठीक है, लॉ ऑफ एरियल, ठीक है। लॉ ऑफ एरियल क्या कहता है कि प्लैनेट और सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल होगा उस दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है केप्लर का तीसरा जो लॉ कहता है वो तीसरा है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। लॉ ऑफ पीरियड क्या होता है, जो टी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू होता है, यानी जो किसी भी बॉडी का, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ऑफ द एक्सिस, सेमी एक्सिस। ए क्या पर है, ए यहाँ पर सेमी एक्सिस है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। अगला लिखा है कि गैरीय गति की खोज कोपर्निकस ने किया था। पूछेगा कि ग्रह का जो सर्कुलर मोशन करता है इस प्रकार का सन, यहाँ पर सन है, और सन के चारों ओर जो प्लैनेट का, सन के चारों ओर जो प्लैनेट का रिवोल्यूशन होता है, इस प्रकार से रोटेशन होता है, उसका खोज किसने किया था, तो कोपर्निकस ने किया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का खोज किया गया था। गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति पर बढ़ने पर, पृथ्वी का यदि घूर्णन गति बढ़ रहा है, इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा इसी का ऑपोजिट यदि पूछेगा कि यदि पृथ्वी के घूर्णन गति घट रहा है, धीरे धीरे ये घट रहा है, स्लो मोशन में आ रहा है, इसका मतलब जी का मान वो बढ़ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के यदि घूर्णन गति जितना ज़्यादा होगा जी का मान उतना ही कम होगा, और जितना कम होगा उतना जी का मान बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो ये क्या होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं क्योंकि आंसर भी आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं इसमें। देखिए क्या पूछ रहा है, अर्थ, ठीक है, अर्थ जो होता है ये अर्थ है, और यहाँ पर एक सन है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये सन जो होता है अर्थ के चारों ओर क्या होता है, अर्थ ही नहीं, अर्थ के अलावे बाकी 6 ग्रह जो होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, सन के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाता है, ठीक है। और अर्थ का भी एक ग्रह जो होता है जिसको बोलते हैं सैटेलाइट, वो है उसका मून नाम है, ठीक है, मून नाम है, चंद्रमा एकमात्र सैटेलाइट है अर्थ का। जो मून है वो भी जो होता है वो अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है। सन का चक्कर कौन लगाता है, अर्थ लगाता है। अर्थ का चक्कर कौन लगाता है, मून लगाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि सन क्या है, तो सन हम लोग जान रहे हैं कि सन प्लैनेट नहीं है, ये क्या है, तारा है, ठीक है। और अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है जिसको बोलते हैं ग्रह है। दोनों में क्या अंतर है, प्लैनेट और तारा में, तो बोलिएगा सर प्लैनेट में जो होता है वो अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारा में अपना प्रकाश होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सैटेलाइट जो होता है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट की बात की जाए तो सैटर्न का होता है, ठीक है, सैटर्न का 83 होता है। शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा प्लैनेट है उसके पास, ठीक है, ठीक है, सैटेलाइट है, प्लैनेट नहीं सैटेलाइट है, ठीक है, यानी उपग्रह है। और शनि ग्रह के बाद जो होता है जुपिटर का आता है, ठीक है, जुपिटर के पास 79 है, ठीक है। जुपिटर के पास यदि देखा जाए, जुपिटर के पास जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति ग्रह, उसके पास 79 है। और सबसे ज़्यादा कौन है, सैटर्न का है, यानी शनि ग्रह का है, ठीक है, 83, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, पहले की अपेक्षा क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि दुगुनी क्या हो जा रहा है, इसकी दूरी डिस्टेंस के दुगुनी हो जा रही है, ठीक है, ठीक है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगुनी हो जाए तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के अनुसार पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मास है, ठीक है, और उसका यहाँ पर वेट है,
दोनों का क्या है, दोनों का डिफरेंस जो होता है अंतर हो तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि किसी पिंड का जो निर्माण होता है उसके भार से भिन्न होता है, ठीक है, दोनों भिन्न होता है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापन जो होता है द्रव्यमान होता है, किंतु भार का एक प्रकार क्या आता है, वेट को क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है, ये फोर्स के इक्वल, ठीक है। याद रखिएगा द्रव्यमान को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए 600 केजी का कोई वस्तु है, ठीक है, 600 केजी का कोई वस्तु है, उसको चंद्रमा पर ले जाया जाए तो 600 केजी के कोई वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 600 ही केजी होगा। लेकिन यदि पूछा जाए इसके भार में क्या परिवर्तन होगा, भार में क्वेश्चन पूछा जाए तो हो जाएगा वहाँ 1/6 इंटू कर दीजिएगा 1/6 से, तो ये कट जाएगा 100 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 यानी सॉरी 100 यानी 100 केजी हो जाएगा वहाँ पर वेट, ठीक है। वेट किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल। और वेट क्या है, एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि आपका मास जो होता है फिजिकल क्वांटिटी आपका कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। वो फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, वेट तो आपका वेक्टर में आएगा, लेकिन मास जो होता है वो आपका स्केलर में होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही होता है मैग्नीट्यूड, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बट मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसका डायरेक्शन हो उसको हम बोल सकते हैं भार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखा जाए, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 में किसी पिंड का भार क्या होता है, तो किसी पिंड का भार जो होता है पृथ्वी पर उसके स्थान पर एक समान होता नहीं, पृथ्वी पर सभी स्थान पर समान कैसे होगा, किसी पिंड का भार बोल रहा है, वेट, वेट तो अलग अलग चेंज होता है, ठीक है, जी का मान अलग अलग चेंज होगा, जैसे अभी हम बात किए, दूर पर अधिकतम होगा, बिल्कुल सही है, फिर पढ़ लेना है डिटेल्स और भी ऑप्शन, ठीक है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा नहीं, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा मतलब क्या होता है, इक्वेटर, इक्वेटर हमने क्या बोला था, मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है, इक्वेटर पे क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्लियर है। और पोल पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, पोल पर मैक्सिमम जिसको दूर पर होगा, मैदान की अपेक्षा पहाड़ पर अधिक होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में विषुवत रेखा के अपेक्षा ध्रुव पर पिंडों का भार अधिकतम होता है, ठीक है, विषुवत रेखा के अपेक्षा ध्रुव और पिंडों का भार अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो होता है ध्रुव पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक नहीं, पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक हो रहा है यानी जी का मान घट रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ध्रुव का मान अधिकतम होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि हमने क्या बोला था कि पृथ्वी की यदि घूर्णन गति इस प्रकार से बढ़ रहा है तो जी का मान कम हो रहा है, पृथ्वी की घूर्णन गति इस प्रकार से घट रहा है, ठीक है, तो जी का मान कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ठीक है, ये आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंडों का जो भार होता है वो अधिकतम इसलिए होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती नहीं, पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होगा तो ध्रुव का मान तो घटेगा ही, यहाँ पर क्या रहेगा, अधिकतम होना चाहिए, ये गलत हो गया, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम नहीं, विषुवत रेखा पर भी नहीं होगा, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ रहा है तो विषुवत रेखा पर तो कम होता है, तो ये भी नहीं होगा, ध्रुव पर हिम टॉप ये भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा पर क्रमशः WP लिखा हुआ है और WE, ठीक है, वेट ऑफ यहाँ पर इक्वेटर लिखा है, वेट ऑफ पोल लिखा हुआ है, ठीक है। यदि पृथ्वी का घूर्णन गति रुक जाए, तो क्या होगा, तो जो पोल जो होगा वेस्ट पोल पर जो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 में कि लिफ्ट पर व्यक्ति का भार अधिक तब होता है जब लिफ्ट क्या हो रहा है, एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहा है, एक समान वेग से नीचे की ओर जा रहा है, एक समान वेग से त्वरण से जा रहा है। देखिए सबसे पहले बात यहाँ पर है कि त्वरण जो होगा, यहाँ पर बोल रहा है किसी व्यक्ति का भार सबसे ज़्यादा क्या होगा जब एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहा है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट होगा। हालांकि यदि त्वरण पर डिपेंड किया जाए तो त्वरण A इक्वल टू होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, A इक्वल टू होता है V प्लस U, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू U प्लस AT, तो अच्छा एक मिनट, V इक्वल टू होता है dV/dt होता है, ठीक है, dV/dt यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, यानी एक्सीलरेशन यदि क्वेश्चन दिया है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी पिंड को क्या कर रहा है, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहा है, तो क्या होगा, उसके द्रव्यमान भिन्न होता है। देखिए सबसे पहले द्रव्यमान तो भिन्न होगा ही नहीं, द्रव्यमान वही, द्रव्यमान वो भार दोनों भिन्न भिन्न नहीं होगा, ध्यान रखना, द्रव्यमान वही रहेगा, एकदम सेम वही रहेगा, लेकिन भार चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में एक समान गति से घूर्णन शिफ्ट में, है ना, शिफ्ट में धागे से एक गेंद बांध दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से एक धागा से गेंद बांध दिया जाए, है ना, शिफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शिफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद को कोणीय वेग यानी एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। एंगुलर मोमेंटम पी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जे वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो इस केस में जो होगा वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक गोल पीपो यानी बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़कना सुगम होता है। इस प्रकार से गोल एगो बेरिंग होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि टेलर रोलर में भी जानता है, इस प्रकार से टेलर रोलर में ले जाता है, इस प्रकार से स्टील का वो रहता है। ठीक है, वो इससे बांध के ले जाता है, क्योंकि यदि अचानक ये गिर जाए तो उसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि एक गोल पीपे जो होता है बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़कने से आसान होगा। जैसे एक टायर को मान लीजिए, टायर समझ लीजिए, एक टायर को यदि आप उठा कर ले जाइएगा तो आपको भारी तो ज़्यादा लगेगा, दिक्कत हो सकता है, खींचने में भी दिक्कत, लेकिन लुढ़कने के समय आप ले जाइए इस प्रकार से लुढ़कते लुढ़कते, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, तो ये जो होता है इसकी स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है उसकी तुलना में लोटिंग फ्रिक्शन, जिसको रोलिंग फ्रिक्शन, वो कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को संप्रेषण से गिलास के नीचे के जल को छिड़काए बिना ही खींच जाता है, यह परिघटना किस प्रकार से आधारित होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कि एक गिलास है। ठीक है, ये है गिलास है, इसमें पूरा जल भरा हुआ है और नीचे में एक कागज का पन्ना रख देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, कागज के पन्ना को अचानक हम लोग खींचते हैं। ठीक है, कागज के पन्ना को अचानक हम लोग खींचते हैं, तो इस प्रकार से जब खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है, जल के छिड़काए बिना ही वो खींचा जाता है। ठीक है, यह परिघटना होती है, जड़त्व के गुण को यह दर्शाता है, जड़त्व गुण को, इनर्शियल, जिसको बोलते हैं किसी जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने स्थिति को बनाए रखता है। ठीक है, बनाए रखना चाहता है। जैसे न्यूटन का पहला नियम आप लोग पढ़े होंगे ना, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि टू एवरी बॉडी एट ए रेस्ट ऑलवेज इन रेस्ट एंड इफ ए बॉडी इज मोशन देन ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, दिस फिनोमिना नॉन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आपको जड़त्व का नियम मिलेगा। दूसरा आपका डिफिनेशन प्राप्त होगा फोर्स का यानी बल का, और तीसरा जो होता है जड़त्व के नियम मिलता है, और गैलीलियो का नियम भी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए। देखिए पिंड का वेग को दुगुना कर रहे हैं, यानी v को क्या कर रहे हैं आप लोग, दुगुना कर दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, हम लोग पढ़े होंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे, तो 1/2 mv² होता है। आप क्या कीजिएगा, मास को तो ही रखिएगा, लेकिन वेलोसिटी को आप क्या कर रहे हैं, दुगुना कर दे रहे हैं। ठीक है, दुगुना कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 भी हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/2 m क्या हो जाएगा 4v, ये कट जाएगा तो 2, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मास दुगुना हो जाएगा, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मोमेंटम mv आ रहा है ना, p इक्वल टू क्या होता है mv, तो यहाँ पर क्या है mv आ रहा है, 2 mv आ रहा है, यानी संवेग क्या हो रहा है, दुगुना हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, संवेग दुगुना हो जा रहा है, त्वरण नहीं होगा, गति ऊर्जा 4 गुना नहीं होगा, गति ऊर्जा भी दुगुना नहीं होगा, सिर्फ संवेग दुगुना हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, कह रहा है कि किसी पिंड का वेग को आप दुगुना कर रहे हैं, वेग को दुगुना कर रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो 1/2 mv²। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप वेलोसिटी को दुगुना कर दे रहे हैं, इस प्रकार से दुगुना हो जा रहा है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा 4v²। ठीक है, 4v² हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो हो जाएगा mv²। ठीक है,
तो एम भी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, यानी संवेग क्या हो जा रहा है यहाँ पर, दुगुना हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संवेग भी एक प्रकार का सदिश राशि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक भारी व एक हल्के पिंड को एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो पिंड क्या होगा, तो एक समान वेग संवेग से गतिशील हो गए, तो ये क्या होगा, एक समान वेग से वह गतिशील करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबरिकल है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कि 20 केजी किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 10 मीटर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु तो आवश्यक कार्य क्या होगा। देखिए W इक्वल टू होता है एफ एक्स। ठीक है, कॉस थीटा कब लगाते हैं, जब एंगल हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल बन रहा हो तो एफ एक्स कॉस थीटा लगाते हैं। अदरवाइज हम लोग फोर्स का फॉर्मूला, अदरवाइज हम लोग वर्क का जो फॉर्मूला लगाते हैं, लिखते हैं, वो है W इक्वल टू एफ एक्स, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 20 केजी के एक पिंड को भूमि के ऊपर एक मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखता है। 1 मीटर ऊंचाई पर आपको 20 केजी का वेट है। ठीक है, वो 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखता है, आपको चलना नहीं है, सिर्फ बनाए रखता है इस प्रकार से। ठीक है, कोई वस्तु का आप 20 केजी हो 50 केजी हो आपको लेके खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है 20 केजी की वस्तु को आप 1 मीटर की ऊंचाई पर 1 मीटर की ऊंचाई पर आप उठा के खड़े हैं। ठीक है, तो वर्क क्या होगा, जब वर्क कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स किसी वस्तु पर हो रहा हो। ठीक है, यानी कोई वस्तु यहाँ से आप धकर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और कुछ समथिंग के बाद वह डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी चेंज होकर ये पोजीशन ए से लेकर बी तक पहुँच जाता है, इसका मतलब कार्य हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 केजी के एक पिंड को आप भूमि के ऊपर इतना मीटर 100 मीटर ऊंचाई पर रख के रखा हुआ है, इसमें आप क्या कार्य कर रहे हैं, तो कार्य यहाँ पर हो नहीं रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी फोर्स जिस वस्तु पर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, देन आपका वर्क होगा। तो यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य कब कब शून्य होता है, देखिए कोई वस्तु यदि 90 डिग्री पर हो, सीधा हो, ठीक है, सीधा खड़े हो, मान लीजिए इस प्रकार से खड़े हो, कोई वस्तु इस प्रकार से खड़े हो कोई व्यक्ति, और इसके जैसे कूली वाला देखे होंगे ना, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में कोई वस्तु को लेकर इस प्रकार से खड़ा रहता है और बोला जाता है और बोलता है कि किधर जाना है। जब तक वह खड़ा है तब तक वर्क जो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वर्क जीरो हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वह चलना शुरू कर देता है, इसका मतलब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी वर्क जो होगा उसके द्वारा कार्य जो होगा एफ एक्स कॉस थीटा के अनुसार यदि आप निकालिएगा तो कुछ आपको फॉर्मूला उसमें निकलेगा, कुछ वैल्यू निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, जो कार्य के यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, और ये भी एक प्रकार का अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा। अभी हम बात किए 4 गुना हो जाएगा। सर आप बोले सर अभी आप बोले संवेग दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देख लेना है सबसे पहले। ठीक है, ऑप्शन में संवेग दुगुना नहीं है ना, नहीं है, तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, वेग को दुगुना कर दी जाए। चलिए देखते हैं, 1/2 हो जाएगा m, अब v को क्या करें, दुगुना कर दे रहे हैं, v को आप दुगुना कर दे रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वेग को दुगुना कर दिए गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, p²/2m, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, p के जगह पर लिखिएगा mv²/2m। ठीक है, mv यहाँ पर क्या कर रहा है, वेलोसिटी तो मास समान रहेगा। ठीक है, और वेलोसिटी को आपको दोगुना कर देना है इस प्रकार से, और 2m यहाँ पर रहेगा। अब देखिए m कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4v²/2m, यहाँ पर 2 कीजिएगा तो 2v² हो जाएगा। यही 2v² को आप जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बैठाइएगा तो 4v² आएगा, इसका मतलब 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 4 गुना हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, संवेग दुगुना होने पर गति ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। याद रखिएगा पहला पॉइंट है कि द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो गति ऊर्जा आपका काइनेटिक एनर्जी जो होगा दुगुना होगा, मोमेंटम को दुगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब मोमेंटम को आप दुगुना करेंगे, संवेग को दुगुना करेंगे। संवेग क्या है, p है, p इक्वल टू क्या होता है mv, यानी मास और वेलोसिटी को आप क्या कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं। सीधा संवेग को दुगुना कर रहे हैं, गति ऊर्जा 4 गुना हो रहा है। सिर्फ मास को आप दुगुना कर रहे हैं, द्रव्यमान को दुगुना कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी दुगुना ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी क्या होगा, तो स्थिति ऊर्जा संग्रहित करता है, क्योंकि घड़ी में आप चाबी दे रहे हैं। ठीक है, तो वो स्थिति ऊर्जा ही दे रहे हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कांटा जो रहता है उसका इस प्रकार से वो जो घूमते रहता है 1 मिनट वाला सेकंड वाला, वो जो होता है वो मोशन में रहता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में कि स्थिर अवलंब से लटके हुए एक लंबे धागे से बांधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल या दोलन कर रहा है। इस प्रकार से दोलन कर रहा है। पेंडुलम वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग। इस प्रकार से मोशन कर रहा है, ठीक है। तो स्थिति ऊर्जा दोलन के मध्य अधिकतम होगा क्या? स्थिति ऊर्जा मध्य होगा, ठीक है। यहाँ पर मीन पोजीशन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर मीन पोजीशन पढ़े होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो ये गति ऊर्जा के बीच में जो होगा, गति ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगा। गति ऊर्जा दोलन के बीच में क्या होगा? अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए कि क्वेश्चन नंबर 19 की पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुक जाता है, ठीक है। इस प्रकार से पहाड़ी एरिया है, इस प्रकार से पहाड़ी एरिया है ना। तो देखोगे जब पहाड़ी एरिया रहता है और इसमें रोड निकाला जाता है तो इस प्रकार से रोड नहीं निकालते हुए इस प्रकार से रोड निकालता नहीं है, जबकि इस प्रकार से रोड निकाला जाता है। पहाड़ी जिससे इस प्रकार से पहाड़ी एरिया है तो रोड जो निकाला जाता है इस प्रकार से घुमावदार निकाला जाता है। और कोई व्यक्ति यदि चढ़ता है तो वो क्या होता है? वो चढ़ता है तो वो जो होते हैं वो स्थिरता में वृद्धि आता है, ठीक है। आगे की ओर झुकता है तो स्थिरता में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी काम करता है ज़्यादा और वो आगे की ओर जल्दी बढ़ पाता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लेते हैं, ठीक है। 20 में देखिए कि स्थिर भू स्थिर या तुल्यांकन उपग्रह जिसको बोलते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की घूर्णन अवधि कितना होती है? तो आप बोलेगा 24 घंटा होती है, ठीक है। 24 घंटा होती है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का घूर्णन का 24 घंटा होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 21 में कि परिक्रमानत अंतरिक्ष यानी उपग्रह जिसको बोलते हैं एक सेव पिंड बाहर छोड़ जाए। यदि इस प्रकार से कोई रोटेट कर रहा है ना, इस प्रकार से कोई सैटेलाइट वहाँ छोड़ा गया है और एक सेव को जो है ड्रॉप कर दिया जाए जमीन पर, ठीक है। तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा कि यान के साथ वह उसी वेग से वो गमन करते रहेगा, इस प्रकार से रोटेट करते रहेगा, ठीक है। वो नीचे नहीं आएगा। फिर 22 में है कि समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ जाता है जैसे जैसे समुद्र की वो गारा वो खारापन में वृद्धि होती है तो उसका डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। 23 में है कि नदी में तैरना जो होता है, तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो क्या हो जाता है? थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखिए 24 में इस्पात की गेंद में पारे पर तैरते हैं। इस्पात की गेंद जो होते हैं पारे पर तैर देता है, ठीक है। क्यों तैरता है? क्योंकि इस्पात की गेंद की धात्विक, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस्पात की अपेक्षा पारे के अधिकतम होता नहीं, पारा सभी धात्विक नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है? वायु पंप की सहायता से सामान्य प्रेशर यहाँ पर लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में है कि वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसे हम बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 27 में कि हमारे शरीर में वायुमंडल के दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्यों? तो आप बोलिएगा सर कि हमारे शरीर में जो प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो वायुमंडल दाब से कुछ अधिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला 28 में है कि किसी पिंड का अधिकतम भार जो होता है वो निर्वात में ही होता है, ठीक है, यानी वैक्यूम में होता है, ठीक है, वैक्यूम में होगा। अब देखिए 29 में कि विभिन्न धातुओं के बने एक किलोग्राम के 4 घन क्यूब जल में तैले जाए, है ना, तोले जाए तो क्या हो जाएगा? वो न्यूनतम घनत्व वाले जो घन होगा उसका भार न्यूनतम ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो होता है निम्नलिखित में इसकी किसे आसानी से ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो होता है निम्नलिखित में से किससे आसानी से ऊपर उठा ली जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम जो होता है ढीले ढाले रूप से भरे पंख से। ऑप्शन नंबर सी।